everyone. Welcome to your English class, students. Students, today we are going to discuss poem number 3 of your book Hornbill, and the title of the poem is The Voice of the Rain. It is written by Walt Whitman. Students, Walt Whitman was an American poet. He was also an essayist and journalist. वो बहुत अच्छे जो है ऐसे लिखने वाले थे और जर्नलिस्ट भी थे और अमेरिकन पोएट हुए हैं वो. उनकी पोएट्री, उनके एसेज बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं. चलिए बच्चों, पोएम की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग. फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे. एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड. इसका क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पर जो है इसका मीनिंग ये है कि पोएट जो है वो सुन रहे हैं बाहर आवाज को. और वो किसकी आवाज को सुन रहे हैं? वो रेन की आवाज को सुन रहे हैं. बाहर बारिश हो रही है और पोएट उसकी बारिश की जो साउंड है उसको सुन रहे हैं. एंड वो उससे पूछते हैं, वो बारिश से बात कर रहे हैं, उससे कहते हैं कि तुम कौन हो. एंड टू हिज सरप्राइज द रेन आंसर्स. और उनके सरप्राइज के लिए क्या बात है कि रेन जो है, बारिश जो है वो उनको जवाब देती है, बारिश उत्तर देती है उनकी बात का. उन्हें ऐसा लगता है और वो जो आंसर करती है वो इस पोएम में लिख रहे हैं. ही इज ट्रांसलेटिंग दैट. ठीक है ना. तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि पोएट जो है बारिश को देखते हैं, बारिश की साउंड सुनते हैं जो बाहर बारिश हो रही है, और वो सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, उस बारिश से जो है पूछते हैं कि तुम कौन हो. और उनके सरप्राइज के लिए क्या होता है कि रेन जवाब देती है उनकी बात का, वो उत्तर देती है और वो जो आंसर करती है वही जो है पोएट इस पोएम में जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसी को वो बता रहे हैं. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. अब जो आपकी जो रेन की जो वॉइस है वो क्या कहती है कि मैं जो हूँ पोएम ऑफ अर्थ हूँ. यानी कि रेन जो है वो उनसे बात कर रही है, वो बताती है कि मैं पोएम हूँ अर्थ की, which is so beautiful. Then eternal I rise impalpable out of the voice of the land and the bottomless sea. अब रेन जो है यहाँ क्या कह रही है? अपने रेन का जो प्रोसीजर है वो तो आपने ऑब्वियसली छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस तरह से जो है वाटर वेपर्स बनते हैं. ठीक है ना. जो आपकी वाटर बॉडीज होती हैं, सन की हीट से जो है वो वाटर बॉडीज में से वाटर इवेपोरेट होता है. फिर वो वाटर वेपर्स आपके जो है ऊपर जाते हैं आसमान में और वो वहां जाकर के क्लाउड्स बनाते हैं, बादल बनते हैं. और फिर जो है फिर उसके बाद वो बादल जब बरसते हैं तब बारिश होती है, तब रेन होती है. तो इस पूरी तरीके से जो है वाटर साइकिल चलती है. दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड विद अटर ब्यूटी. इटर्नल आई राइज मींस जो वाटर वेपर्स हैं दैट आर राइजिंग impalpable out of the land. impalpable का बच्चों यहाँ पर क्या मतलब है? impalpable means that is something that can't be touched. कोई ऐसी चीज जिसे कि आप छू नहीं सकते हैं. तो वाटर वेपर्स जो है, जो कि वाटर बॉडीज में से इवेपोरेट होकर के ऊपर जा रहे हैं क्लाउड्स बनाने के लिए, आप उनको टच नहीं कर सकते. यू कैन टच देम. आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. अब लैंड से भी और सी से भी. अब सी को यहाँ पर बॉटमलेस कहा गया है बिकॉज इट इज सो डीप. क्यों उसको बॉटमलेस कहा गया समुद्र को? क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा गहरा है. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. अब यहाँ पे बात करते हैं पोएट क्लाउड की फॉर्मेशन की, कि किस तरह से वो बनते हैं. हेवन क्योंकि स्काई की बात हो रही है. It is talking about something. He is talking about something which is above. So sky जो है वो हेवन है. इस तरीके से उन्होंने जो है ब्यूटीफाई किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है उन्होंने डिस्क्राइब करा है इस चीज को कि वाटर साइकिल जो है वो कितनी ब्यूटीफुल साइकिल है. ठीक है ना. उसको बहुत ब्यूटीफुल साइकिल के रूप में उन्होंने डिस्क्राइब करा है. बाय सेइंग, क्या कह करके उन्होंने उसको ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है? अपवर्ड टू हेवन, जहाँ पे वो फॉर्म हुए हैं डिफरेंट क्लाउड्स में. ठीक है ना. डिफरेंट क्लाउड्स होते हैं. कोई किसी शेप का होता है तो कोई किसी शेप का क्लाउड होता है. ठीक है ना. और वो जो उनकी शेप्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए उन्होंने क्लाउड्स को वेगली फॉर्म्ड यहाँ पर बताया है बच्चों. I descend to leave the droughts, atomies, dust layers of the globe. रेन कहती है, अब पोएट से रेन बात कर रही है कि
लिए फॉर्म होती हूँ? ताकि मैं क्या कर सकूं? क्या करने के लिए बच्चों बारिश बनती है? किस लिए बारिश होती है? जिस तरह से सीड्स को हम जब भी बोते हैं उन पर अगर बारिश नहीं पड़ती तो वे कभी फूटते नहीं हैं, उन पर क्रॉप्स नहीं बन पाती। दिस इज वॉट रेन इज ट्राइंग टू से। यही बात है जो रेन बताना चाह रही है। रेन यहाँ पर अपनी इम्पोर्टेंस को डिपिक्ट कर रही है, अपनी इम्पोर्टेंस बता रही है कि वो किस लिए फॉर्म होती है। वो बताती है कि क्या उसका रोल है। सो जहाँ पे ड्रॉट्स होते हैं, जहाँ पर सूखा पड़ता है, उन एरियाज के लिए रेन एक बहुत ही राहत की बात होती है, रेन होना वहाँ पर। और एटमीज का मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स। एंड all that in them without me were seeds only latent unborn. She is giving life to the seeds. अब जो हमने बीज बोए हैं उन बीजों को जो है जीवन कौन दे रहा है? वो बारिश दे रही है, वो रेन दे रही है। जब तक उन बीजों को पानी नहीं मिलता, उनके ऊपर पानी नहीं डलता, तब तक वो जो है बॉर्न नहीं होंगे। She is giving life. She is talking about the importance of herself here. And forever, by day and night, I give back life to my own origin. यानी कि यहाँ पर वो अपनी एक पूरी रेन साइकिल को बार बार अपने आप को ओरिजिन देती है। As this process of rain, क्या है रेन का प्रोसेस? रेन का इफेक्ट जो है it keeps on going on by its own, हमेशा चलता रहता है। So किसी की जरूरत नहीं होती है। वाटर वेपर्स सूखते हैं, दे गो अप, वहाँ पे बादल बनते हैं, वहाँ से बारिश होती है। इट ड्रॉप्स डाउन एंड रिपीट्स दिस साइकिल। तो बच्चों क्या है? वाटर बॉडीज का जो पानी है वो इवेपोरेट होता है सन की हीट से, वाटर वेपर्स बनते हैं, वो ऊपर जाते हैं आसमान में, वहाँ पर आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। देन उसके बाद बारिश होती है, वो क्लाउड्स ही बरसते हैं और फिर से वो जो पानी है वो वापस उन वाटर बॉडीज में डल जाता है। एंड अगेन वो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है, वाटर वेपर्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, देन अगेन रेन होती है। तो ये जो साइकिल है ये घूमती रहती है। तो इस साइकिल की वजह से, बिकॉज वो अपना ओरिजिन उसका खुद होता है, सो इट रिपीट्स इट्स ओरिजिन, दैट इज व्हाई इट इज ट्राइंग टू शो, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू शो एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड। और वो हर चीज को प्योर और ब्यूटिफाई कर देती है। मीन्स जब ये बारिश बन के नीचे आती है, नीचे गिरती है, तो ये अर्थ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल चीज होती है। बिकॉज जब बारिश आती है तब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, हरियाली होती है हर जगह पे। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट ट्राइज टू ब्यूटिफाई द अर्थ। बारिश जो है वो अर्थ को ब्यूटिफाई करने की कोशिश करती है, और ब्यूटिफाई करने की कोशिश क्या, उसको ब्यूटिफाई कर ही देती है। इट मेक्स एवरीथिंग प्योर। यहाँ पे जो भी चीज गंदी होती है वो बारिश में साफ हो जाती है, बारिश के पानी से धुल जाती है। जो रेन है वो हर चीज को ब्यूटिफाई कर देती है और प्योर बना देती है। सो दिस इज व्हाट द रेन इज ट्राइंग टू टेल द ऑथर। जब पोएट रेन से क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम कौन हो, एंड ही इज सेइंग दैट द वॉइस ऑफ रेन आंसर्ड, ये सारी चीजें कि मैं क्या करती हूँ, मैं किन लोगों को लाइफ देती हूँ और मेरा रोल क्या है। दिस इज हाउ शी रिप्लाइज, दिस इज हाउ द रेन रिप्लाइज टू द पोएट। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. Now the poet says, ये उस सॉन्ग की तरह है जो मैं लिखता हूँ, उतनी ही हैप्पीनेस देता है। और जैसे मैं इस सॉन्ग को लिखता हूँ, जो भी सॉन्ग लिखता हूँ, लोग उसे सुनते हैं अलग अलग जगहों पे, और फिर फाइनली वो खुशी मेरे पास रिटर्न होती है कि मेरी वजह से लोग खुश हैं इस सॉन्ग को सुन करके। This gives me happiness. This gives the poet happiness. So he compares with rainfall के साथ, वो उसको जो है रेनफॉल के साथ में कंपेयर करते हैं कि जिस तरह से जो रेनफॉल गिरती है एंड व्हेन बैक अपने ओरिजिन पे वापस आती है, सेम मेरे साथ ऐसा ही होता है, सेम इस सॉन्ग के साथ ऐसा ही होता है। लोग सुनते हैं डिफरेंट जगहों पे, वो वहाँ पर जो है वो लोग जो है डिफरेंट जगहों पर वहाँ पर वो जाना जाता है। और क्या होता है, ऑल द लव फ्रॉम द पीपल दैट ही रिसीव्स बैक टू। यहाँ पे
दिस सॉन्ग एंड द रेन। और वो कहते हैं कि वो जो भी गाना लिखते हैं, इस तरह का सॉन्ग लिखते हैं, वो डिफरेंट जगहों पे लोगों के द्वारा जो है लोग उसे गाते हैं, उसे सुनते हैं, और वो जो है उनके प्रति जो है वहाँ से वो उन्हें लव मिलता है, उन्हें प्रेम मिलता है लोगों से, और वो जो प्रेम उनको रिसीव होता है वापस से, वही सेम थिंग है, वही पैनल ड्रॉ वो कर रहे हैं अपने गाने के बीच में, अपने सॉन्ग के बीच में और रेन के बीच में। तो बच्चों ये आपकी पोयम है, मैंने इसकी आपको समरी अच्छे से समझा दी है, लाइन टू लाइन मैंने आपको पोयम एक्सप्लेन कर दी है। अब हम इसके जो है पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे पोयम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है पोएटिक डिवाइसेस के लिए। तो सबसे पहले पोएटिक डिवाइस की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि सेम लेटर या सेम साउंड का जो वर्ड है वो रिपीट होता है, वो आपका क्या होता है एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ऐसे वर्ड जो कि बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, या फिर एक ही लाइन में होते हैं, एक दूसरे के क्लोजली प्लेस्ड होते हैं और कनेक्टेड होते हैं, और वो सेम लेटर से या सेम साउंड से शुरू होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यहाँ पर सॉफ्ट और शावर दोनों एस से स्टार्ट होते हैं। देन सेकंड आपका है वेंस वेगली। वेंस का W है और वेगली का V है। लेटर तो अलग अलग है बट उनकी साउंड जो है वेंस एंड वेगली दोनों में वह साउंड है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट आपका जो पोएटिक डिवाइस है वो है मेटाफोर। मेटाफोर होता है अ थिंग रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव और सिंबॉलिक ऑफ समथिंग। एक चीज को जब हम किसी दूसरी चीज का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं या उसका सिंबॉलिक बताते हैं, तो यहाँ पर जो है बच्चों आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, यहाँ पर जो है रेन ने अपने आप को बताया है पोयम ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर रेन को जो है पोयम बताया गया है अर्थ का, इसीलिए यहाँ पर जो है मेटाफर है। देन नेक्स्ट आपका पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का बच्चों मतलब क्या होता है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है ये, जब पर्सनल नेचर या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं किसी नॉन ह्यूमन थिंग को। तो यहाँ पर रेन जो है वो क्या कहती है, जब वो आंसर करती है पोएट को, आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, आई, वो अपने लिए आई वर्ड यूज करती है। तो यहाँ पर जो है पूरी पोयम में रेन को जो है पर्सोनिफाई किया गया है। फिर उसके बाद में आपका हाइपरबोल आता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्रेटेड स्टेटमेंट्स और क्लेम्स नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे वर्ड्स जो कि लिटरली जो है टेकन नहीं होते, जैसे कि मतलब जिनका कि लिटरल मीनिंग जो है वहां पर रिप्रेजेंट नहीं होता है। बॉटमलेस सी, सी को यहाँ पर बच्चों बॉटमलेस बताया, जबकि सी जो है वो बॉटमलेस नहीं होती है। हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बताना, तो बॉटमलेस सी को बता दिया गया है जबकि सी का बॉटम होता है। अपवर्ड टू हेवन, हेवन की तरफ, ये भी बढ़ा चढ़ा करके बात है। देन आपका अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमरन। ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजक्शन। जब आप जो है अपोजिट वर्ड्स को जो है विद द यूज ऑफ कंजक्शन प्लेस करते हैं एक साथ, जैसे कि डे एंड नाइट, दिन और रात, रेग्ड और अनरेग्ड। यहाँ पर बच्चों गलती से एंड टाइप हो गया, रेग्ड एंड अनरेग्ड के बीच में, यहाँ पर और आएगा दोनों के बीच में। तो ये दोनों भी अपोजिट वर्ड्स हैं, रेग्ड और अनरेग्ड, यानी कि सुने और गैर सुने वर्ड। रेग्ड का मतलब जो हमने सुने हो, हर्ड, एंड अनरेग्ड का मतलब जो हमने नहीं सुने हो, गैर सुने हुए, अनहर्ड। नेक्स्ट आपका पैराडॉक्स आता है, अ सीमिंगली absurd or contradictory statement which when investigated may prove to be well founded or true। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमें कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, जो कि हमें सही नहीं लगता है, ठीक है ना, जिसमें कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हमको फील होती हैं, और लेकिन जब हम उसको जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो हमें जो है सही मिलता है स्टेटमेंट, वो बिल्कुल जो बात कही गई है वो हकीकत है। जैसे कि यहाँ पर एक बात कही गई है, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन। रेन ये कहती है कि मैं अपनी ओरिजिन को ही वापस से लाइफ देती हूँ, यानी कि वापस वो अपनी ओरिजिन में ही मिल जाती है, अपनी ओरिजिन को ही लाइफ देती है। रेन जो है वो जमीन से उठी, समुद्र से उठी, और जब वो बरसती है तो वो जमीन पर ही गिरती है, समुद्र पर ही गिरती है। जो जमीन पर सीड्स हैं वो उनको जो है उन सीड्स को जो है वो कर देती है, उसमें सीड्स में से पौधे निकलने लगते हैं, ठीक है ना। तो अपनी ही
ओरिजिन को वो वापस से लाइफ देती है। नेक्स्ट आपका एनाफोरा है। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर सक्सेसिव क्लॉजेज। जब एक शब्द या कुछ शब्दों का जो ग्रुप है वो रिपीट होता है स्टार्टिंग में 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेज में, जैसे कि यहाँ पर एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन और लास्ट एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों लाइनें जो हैं आपकी पोएम की, ये तीनों लाइनों में स्टार्टिंग में एंड वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एनाफोरा है बच्चों। देन आपकी फिगर ऑफ स्पीच है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? जब आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रही है वर्ड्स में जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, यानी कि जो एक ही लाइन में, जैसे कि फर्स्ट आई डिसेंड टू लैव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। डिसेंड, ड्रॉट और डस्ट तीनों में जो है डी की कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉन्डरिंग, रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। तो यहाँ पर वॉन्डरिंग में भी आर की साउंड, रेक्ड अनरेक्ड में भी है और रिटर्न में भी है, तो यहाँ कॉन्सोनेंस है आपका। तो बच्चों ये थी आपके पोएम के पोएटिक डिवाइस। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।